और इस प्रस्तुति में हम आप सभी शिक्षिकाओं का स्वागत करते हैं और आपसे सभी से निवेदन है कि आप अपनी जगह पे खड़े होइएगा कि वे हम हमारा जो राज्य गीत है महाराष्ट्र का जय जय महाराष्ट्र वो लगाने वाले हैं। प्लीज स्टैंड अप। अभिमानाची लेणी देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे रक्तगामी महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय भारत। ही भूमी जिथे शब्द हे संत ज्ञानेश्वरांचे आहेत, विचार महात्माजी फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज आणि स्फूर्ती जिथे शिवरायांची आहे, त्या धरतीला नमन करतो, म्हणजेच माझ्या महाराष्ट्राला नमन करून आमच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो। आज हमारा जो प्रस्तुति है, आज का प्रस्तुति का विषय है महाराष्ट्र की वारी, जो सदियों से चलती आ रही है, सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही है। आज उसी परंपरा का आपको हम परिचय कराना चाहते हैं। धन्यवाद। ये जो हमारा महाराष्ट्र है, इसका भी एक अलग सा इतिहास है, जो अपना भारत स्वतंत्र होने से पहले से ही शुरू हुआ था। क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई एक ऐसा शहर है जहां वो आपको मालूम होगा कि वो इनकम की भी कैपिटल है। इसी के लिए उस मुंबई के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये तीनों स्टेट में लड़ाई चल रही थी कि मुंबई किसकी तरफ जाएगी। और तकरीबन 14 साल के संघर्ष के बाद महाराष्ट्र के 107 जो हुतात्मा थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, तब जाके 1 मई 1960 को हमारा महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जो भाषा आधारित राज्यों में 9वें नंबर पर था। तो इस महाराष्ट्र के बारे में और मैं अधिक जानकारी ये देना चाहूंगा कि जब हमारा महाराष्ट्र तैयार हुआ, बना, तब उस समय 4 विभाग थे और 26 जिले थे, और आज है 6 विभाग और 36 जिले। और हमारे महाराष्ट्र की कैपिटल है, राजधानी है मुंबई, आमची मुंबई। हर एक को भारत में किसी को भी पूछा तो वो बता सकता है कि मुंबई कहाँ पर है। इतना ये मुंबई का महत्व है। एक नैसर्गिक बंदर भी है, बंदरगाह है, और इसीलिए उसका इतना विकास हुआ। और ये माया नगरी भी बोलते हैं मुंबई को, जहाँ पे हमारे देश के सभी जो फिल्मी सितारे हैं वो भी मुंबई में रहते हैं। और ये बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है।
हमारे इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे श्री यशवंतराव चौहान, जिन्होंने 1 मई को शपथ ली थी। ये 1 मई हम महाराष्ट्र दिन के रूप में मनाते हैं। और आज हमारे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल रमेश बैस साहब हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, और हमारे राज्य को 2 उप मुख्यमंत्री है, उसमें एक है एकनाथ जी शिंदे और दूसरे है अजित जी पवार। इस राज्य की मुख्य भाषा है मराठी और कई प्रादेशिक माई बोली जो भाषा बोलते हैं वो बोली जाती है। जैसे मैं खानदेशी हूँ, हमारे खानदेश में अहिरानी बोली जाती है, कोकण में अलग, विदर्भ में अलग, मराठवाड़ा में थोड़ी अलग है। मतलब एक मराठी के ही थोड़े बहुत अलग से रूप है जो बोले जाते हैं। मतलब भाषाओं में भी महाराष्ट्र में विविधता देखने को मिलती है। हमारा महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे देश में 3रे स्थान पर है और जनसंख्या के बारे में 2रे स्थान पर है, यूपी के बाद। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 है, राज्यसभा की 19 और महाराष्ट्र के विधानसभा में 288 विधानसभा सदस्य। इस हमारे महाराष्ट्र को बहुत बड़ा संतों, शिक्षाविदों और क्रांतिकारों की भूमि माना जाता है। बोस ऐसे महापुरुष है जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और इस महाराष्ट्र को और देश को बहुत कुछ दिया। उसमें है महादेव गोविंद रानडे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, सावित्रीबाई फुले, बाल गंगाधर तिलक, अन्य बहुत से नाम है जो हम ले सकते हैं। और ये हमारी नगरी एक धार्मिक नगरी भी है जहाँ अष्टविनायक है और ज्योतिर्लिंग भी है। यहाँ बहुत से संत हुए, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, और संत नामदेव महाराज ने ही ये जो वारकरी संप्रदाय था और ये दिंडी उन्होंने ही शुरू की थी। तो हम आज उसी दिंडी का आषाढ़ी वारी बोलते हैं हमारी तरफ इसका, तो इसका हम आपको ठीक है। तो आप हम दिन धन्यवाद। सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र सिर्फ अपनी लोक कला, पर्व और परंपरा के लिए ही नहीं बल्कि विविध और स्वादिष्ट अन्न पदार्थों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की रसोई के हर मौसम और हर जिले के अनुसार कुछ नया मिलता है। आइए जानते हैं कुछ खास पारंपरिक व्यंजन। सरलता में छुपा स्वाद, झुनका भाकर यानी पिठला भाकर। गरीब से अमीर तक हर व्यंजन हर घर में समान प्रेम से खाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने भी सभी जगहों पर झुनका भाकर केंद्र लगाए हैं जहां अत्यल्प दर से ये वितरित होता है। वड़ा पाव, यह आलू से बनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में सहज मिल जाता है। हमारे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये ज्यादातर लोकप्रिय नाश्ता है। कल भी नाश्ते में हमने वड़ा खाया था। भारतीय लोक मंडल उदयपुर में एक वड़ा पाव की गाड़ी है जहां वड़ा पाव खाने के लिए भीड़ जमा होती है, जहां टोकन देकर वड़ा पाव लेना पड़ता है। ये हमने अनुभव भी लिया है। यहाँ आगे है पाव भाजी। यह महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है और ज्यादातर ये महाराष्ट्र राज्य की अनऑफिशियल डिश भी है। पाव भाजी आलू और सब सब्जियों के साथ बनाई जाती है। टमाटर की ग्रेवी भी इसमें मिलाई जाती है। त्योहारों की जान पूरनपोली, ये सबसे हमारे जो उत्सव होते उसमें बनता ही है। चने की दाल और गुड़ और घी का मेल, ये मीठा सिर्फ स्वाद में ही नहीं रिश्तों में भी घुल जाती है। मिसल पाव, अगर आप असली मराठी तड़के का स्वाद चखना चाहते हैं तो मिसल पाव से बेहतर कुछ भी नहीं। तीखा, चटपटा और बिल्कुल जिंदा दिल। पौष्टिकता और स्वाद का सुंदर संगम थालीपीठ। इसे जब लोंजो और लहसुन चटनी के साथ परोसा जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है। गणेश जी का प्रिय भोग है मोदक।
उबले हुए चावल के आवरण में भरा नारियल और गुड़ का हर मिश्रण, हर बाइट में श्रद्धा और स्वाद से इसे बनाया जाता है। जो आज हम आपको महाराष्ट्र को जो मोदक है वो बनाकर देने भी वाले हैं। इसके साथ ही कांदा पोहा, बटाटा वड़ा ये भी लोकप्रिय पदार्थ है। महाराष्ट्र का अन्न सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है। हर व्यंजन एक कहानी कहता है, संस्कृति की, मातृत्व की और प्रेम की। आशा है कि आपने इस स्वाद यात्रा का आनंद लिया हो। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। हिस्टोरिकल प्लेस हमारे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। पहला हिस्टोरिकल प्लेस पहला हिस्टोरिकल प्लेस है बिसापूर। वो रायगढ़ जिले में स्थित है, जो पुणे और मुंबई के बीच में लोहगढ़ रास्ते में लगता है। वो लोहगढ़ से नाम से जाना जाता है। ये बहुत सा अच्छा सह्याद्री के जो पर्वत है उस पर्वत पे स्थित है। शिवाजी महाराज ने उसको बांधा था। दूसरा किला है सिंधुदुर्ग किला। यह किला सिंधुदुर्ग किला ये जलदुर्ग के नाम से जाना जाता है। शिवाजी महाराज ने जब आर्मर स्थापित किया तो जो शत्रु आते थे वो पानी पे से आते थे, तो उसको भगाने के लिए शिवाजी महाराज ने ये किला अपने अरबी सागर में बांधा है। और इस पे अगर आप गए तो आपको वहां पे एक कुआं लगेगा। समुद्र का पानी सबको पता है खारा रहता है, लेकिन वहां का कुआं जो है वो कुएं में मीठा पानी मिलेगा अपन को। ऐसा किला है। दूसरा अलग सा किला है प्रतापगढ़, जो आपको सभी को पता है। अफजल खान का वध शिवाजी महाराज ने यही किले पे किया था। 1656 में ये किला शिवाजी महाराज ने बांधा है। और ये भोरपे डोंगर पे है। जो भोरपा डोंगर है सह्याद्री के जो पर्वत है उस पे भोरपा डोंगर लगता है, उस पे ये किला है। दूसरा एक शनिवारवाड़ा। शनिवारवाड़ा ये पुणे में स्थित है। ये बाजीराव पेशवा जो पहला पेशवा था अपना, वो बाजीराव पेशवे ने 1630 लेकर 1630 से 1637 तक ये शनिवारवाड़ा बनाया। ये एक जमाने में दिल्ली का तख्ता पलटा था। सब जो राजा थे मुगल राजा उससे चौथाई जो वसूल करते थे वो चौथाई अपने पुणे से वसूल, पुणे में आती थी वो चौथाई। ये पुणे का सबसे बढ़िया और सुप्रसिद्ध शनिवारवाड़ा उसे कहते हैं। रायगढ़, ये रायगढ़ जो किला है ये शिवाजी महाराज ने बांधा हुआ किला है। ये किला शिवाजी महाराज का अंत भी यही किले पे हुआ। रायगढ़ शिवाजी महाराज की दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी राजगढ़ थी, जो दूसरी बार 2 नंबर पे शिवाजी महाराज ने जो जीता था किला वही राजगढ़। और दूसरा ये रायगढ़ किला है। यहाँ रायगढ़ किले पे आप अगर जाओगे वहां पे तालाब है, वहां पे मीठा पानी मिलेगा आप उनको। और जब शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले पे 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया था गागा भट्ट से, काशी के गागा भट्ट से, तभी वहां पर शिवाजी महाराज हाथी पे सवार हुए थे। लोग चकित हो गए थे कि हाथी यहाँ पे आने में इतनी दिक्कत है, ये किले पे हाथी कैसा आया। शिवाजी महाराज को पता था कि मेरा यहाँ पे राज्याभिषेक होने वाला है, तो शिवाजी महाराज ने हाथी का पीला पहले से ही ऊपर लेके गए थे और उसको खा पी के बड़ा किया और वहां से अंबारी पे बैठे थे शिवाजी महाराज। ये किला बहुत सा अच्छा है। दूसरा है विजयदुर्ग। विजयदुर्ग ये भी जलदुर्ग है। शिवाजी महाराज ने वो बांधा है। मुरुड जंजीरा ये सिद्धि का किला है। ये किला जो है मुरुड जंजीरा किला वो जलदुर्ग है। ये किला अजिंक्य किला है। ये किला किसी ने जीता नहीं। जो सिद्धि अंबर था उसके पास से किसी ने नहीं जीता। अपने शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज, उसने लड़ाई की सिद्धि से, लेकिन वो किला पे तोहफे डागे तभी भी नहीं जीते। उसने बाजू में जो पद्मदुर्ग किला है 6 किलोमीटर पे, वही जलदुर्ग संभाजी राजा ने बांधा। ये अजिंक्य किला भारत में अजिंक्य किले से माना जाता है। दूसरा किला है चांद मीनार। ये औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, अभी उसका नामकरण हुआ औरंगाबाद का। छत्रपति संभाजी नगर में ये दौलताबाद, सबको आपको पता है कि जो वेड़ा मोहम्मद कहलाते हैं इतिहास में,
सिंह सर को पता है, इतिहास की हिस्ट्री के टीचर है, वेड़ा मोहम्मद, कि उसने अपने जो राजधानी थी वो दिल्ली से लेकर दौलताबाद की थी। और वो दौलताबाद इसलिए की थी, जो तुर्कस्तान अरब राष्ट्र से जो शत्रु आते थे उसको बचाने के लिए, अपना तख्ता बचाने के लिए उसने दौलताबाद में अपनी राजधानी की थी। और वो मध्यवर्ती म्हणजे सेंटर पॉइंट था। और वो जो किला है वो किला ट्रायंगल में है और औरंगाबाद से 10 किलोमीटर के नजदीक पे यह किला है। यह किले पे आप गए तो वहां पे गेट ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। यह दूसरा है अजिंठा और एलोरा केव्स। अजिंठा जो एलोरा केव्स आपको दिख रही है, अपन जब घर बांधते तो नीचे से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये जो गुफा है ये ऊपर से स्टार्ट हुई है और नीचे तक गई है। ये दुनिया में अलग सा गुफाएं अपने को मिलती है। यहाँ पे 34 गुफाएं एरोला में। और अजंता केव्स, यहाँ पे बुद्ध की सबसे उस दिन बात की कि बुद्ध के सब जीवन चरित्र जन्म से लेकर मृत्यु तक सब यहाँ पे गुफा पे है। और लास्ट में है साईं बाबा टेम्पल, सबका मालिक एक है, ये शिरडी में स्थित है। अभी अहिल्यानगर जिला जो मैडम आई है वो अहिल्यानगर जिले में ये साईं बाबा का मंदिर है। यहाँ पे बहुत श्रद्धा से लोग इंडिया में से आते हैं, अनेक अनेक राज्यों से आते हैं। यहाँ के लोग भी गए होंगे वहां पे, तो मैं सबका धन्यवाद मानता हूँ। हेलो, नमस्ते। पूरे भारत को विश्व में एक सम्मानित देश बनाने के लिए हमारे महाराष्ट्र से कई प्रसिद्ध व्यक्ति होकर गए, उनके बारे में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ये आपके सामने है राजमाता जिजाबाई। ये जिजामाता जो है, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे विश्व में अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसे ये जिजामाता है, उनके पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने दिल्ली से आटके तक झंडे लगाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे भारत में एक अपना स्वतः का स्वराज्य निर्माण किया था। और उनकी खासियत ये है कि उन्होंने 16वें साल में स्वराज्य स्थापन करने की शपथ ली थी और पूरे महाराष्ट्र में अपना स्वराज्य निर्माण किया था। ये आप देख रहे हैं महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले। आज जो लड़कियां पढ़ रही है वो इनकी बदौलत पढ़ रही है। 1948 में महात्मा फुले इन्होंने पुणे में भिड़ेवाड़ा यहाँ पर पहली लड़कियों की स्कूल खोली थी और उनकी पहली शिक्षिका थी उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले। उन्हें स्वयं महात्मा फुले इन्होंने सिखाया और अध्यापिका बनाया। और आगे आप देख रहे हैं ये दूसरी शिक्षिका है फातिमा शेख, कि इन्होंने भी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर अपना वो शिक्षा का काम पूरा किया था। इन्हें तो पूरा वर्ल्ड जानता है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, इनका जन्म मुंबई में हुआ है और ये क्रिकेट के गॉड कहलाते हैं। आप ये देख रहे हैं रघुनाथ माशेलकर, ये भी महाराष्ट्र के एक साइंटिस्ट है। जयंत नारळीकर साहब ये खगोल शास्त्रज्ञ, भारतीय खगोल शास्त्रज्ञ कहलाते हैं। इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण मिला है। ये आप देख रहे हैं डॉक्टर पद्म भूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल। इन्होंने महाराष्ट्र में रय शिक्षण संस्था, इस संस्था की स्थापना की है और इस संस्था के अभी 600 से ज्यादा शाखाएं हैं और वहां से वंचित गोरगरीब विद्यार्थियों को अच्छी तरह से शिक्षा मिलती है। राजर्षि शाहू महाराज कोल्हापुर संस्थान के महाराजा है। इन्होंने अपने कोल्हापुर संस्थान में बहुत अच्छी तरह से काम किया। स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध की। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है लेकिन इनका कार्य महाराष्ट्र में है। इन्हें तो आप जानते हैं, ये भारतीय घटना के शिल्पकार रह चुके हैं। यशवंतराव चव्हाण ये हमारे महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रतिभाताई पाटिल ये अपने भारत देश की पहली स्त्री महिला पंतप्रधान रह चुकी है, राष्ट्रपति रह चुकी है और ये महाराष्ट्र से है। ये आप देख रहे हैं बाबा आमटे, इन्होंने चंद्रपुर जिले में कुष्ठ रोगियों के लिए, महारोगियों के लिए
बहुत अच्छी तरह से सेवा की है। इनकी बदौलत कुष्ठ रोगियों की अच्छी तरह से सेवा हो चुकी है। यह हमारे महाराष्ट्र की संत परंपरा है। संत ज्ञानेश्वर जिन्होंने 16वें साल में ज्ञानेश्वरी लिखी है, उसमें 1600 अध्याय है और उन्होंने 21वें आयु में 21वें वर्ष में जीवित समाधि ली है। वो आलंदी पुणे जिले में स्थित है और वहां से अभी आलंदी से पंढरपुर तक पैदल वारी जाती है। उसी का ही हम देखावा आगे करने वाले। ये है संत नामदेव। संत नामदेव इन्होंने अभंग रचे हैं। इनके अभंग गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का ग्रंथ है उसमें भी ये अभंग अभंग पाने को मिलेंगे। ये है संत तुकोबा। संत तुकोबा इन्होंने भारूड अच्छी तरह से लिखा है। संत गाडगे महाराज की जो स्वच्छता के दूत कहलाते हैं। महाराष्ट्र में संत गाडगे बाबा स्वच्छता ग्राम अभियान इस नाम से स्वच्छता की योजनाएं बहुत जोरों से शुरू है। धन्यवाद। नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज मैं महाराष्ट्र की जो लोक कलाएं हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र की लोक कलाएं केवल पारंपरिक नृत्य, गीत और चित्रकलाओं से तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक समृद्ध सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ छिपा होता है। आइए अब लोक कला के बैकग्राउंड या इवैल्यूएशन के बारे में आज समाज पर प्रभाव विस्तृत जानकारी देखेंगे। महाराष्ट्र की लोक कलाओं का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जो बैकग्राउंड है, पहला है उत्पत्ति और जड़ें। महाराष्ट्र की लोक कलाओं की जड़ें वैदिक युग, संत परंपरा और मराठा साम्राज्य तक जाती है। आदिवासी क्षेत्रों जैसे वारली, गोंड, कोली में जन्मी कलाएं स्वाभाविक रूप से प्रकृति, देवी देवता और लोक जीवन से जुड़ी रही है। भक्ति संप्रदाय में विठ्ठल भक्ति, वारी परंपरा, जो इनमें से कीर्तन, भजन, दिंडी, वरुड़ आदि कलाओं का जन्म लिया है। लोक कलाओं का विकास क्रम, इवोल्यूशन कैसा हो रहा है, उसकी चरण विशेषताएं क्या है। प्राचीन काल लोकगीत और लोक नृत्य मौखिक परंपरा से चले रहे, सामाजिक संदेश और धार्मिक उपदेश का माध्यम बने थे। मध्यकाल संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर ने कीर्तन, अभंग, भारूड के माध्यम से लोक जागरण किया। मराठा युग छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में पोवाड़ा जैसे वीर गाथा गीतों का उदय हुआ। ब्रिटिश काल तमाशा जैसे लोकनाट्य को मंच मिला। व्यंग्य और सामाजिक आलोचना का माध्यम बना है और आधुनिक काल पर टीवी, थिएटर और डिजिटल माध्यमों ने इन लोक कलाओं का वैश्विक पहचान दिला है। जैसे आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, वारली पेंटिंग अब अंतरराष्ट्रीय कला बाजार में प्रसिद्ध है। लोक कला के स्वाभाविक सामाजिक जो प्रभाव है, पहले उसमें क्षेत्र प्रभाव, शिक्षा, भरूड, कीर्तन जैसे माध्यमों से नैतिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती है। धार्मिक जीवन, दिंडी, गोंधळ, कीर्तन जैसे लोक नृत्य गायन, श्रद्धा और भक्ति का माध्यम है। नारी अभिव्यक्ति, लावनी, महिलाओं की भावनाएं, प्रेम, व्यथा और आत्मबल का सजीव चित्रण होता है। संवेदनशील मुद्दे, तमाशा और शायरी कला के माध्यम से समाज में सुधार और जागरूकता लाई जाती है, जैसे शराबबंदी, बाल विवाह, जातिभेद। पर्यटन महाराष्ट्र की एक लोक कला है। सांस्कृतिक पर्यटन का बड़ा आकर्षण है। गणेशोत्सव, महोत्सव, नाट्य सम्मेलन आदि। आर्थिक योगदान, लोक कलाकारों को मंच, रोजगार और पहचान दिलाने में लोक कलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। कई एनजीओ और सरकारी योजनाएं इस दिशा में भी कार्यरत है। सरकारी और सांस्कृतिक संस्थाएं कौन से है? लोक कला अकादमी महाराष्ट्र, उसके बाद आता है सीसीआरटी, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, जहां हम आ गए हैं। संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय स्तर पर है। राज्य सांस्कृतिक महोत्सव जैसे पुणे फेस्टिवल, लोक कला महोत्सव, पंढरपुर वारी, प्रदर्शनियां। समकालीन बदलाव क्या हो गए? लोक कलाओं को अब फ्यूजन रूप, थिएटर, डिजिटल एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के जरिए भी प्रस्तुत किया जा रहा है। युवा पीढ़ी द्वारा भी अब वारली, लावनी, कीर्तन आदि नई शैली में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सब देखने के बाद हमें एक निष्कर्ष मिल रहा है, महाराष्ट्र की लोक कलाएं सिर्फ कला नहीं बल्कि जीवित संस्कृति है। इनकी जड़ों से आदिवासी परंपराएं, संत विचारधारा, सामाजिक चेतना और ऐतिहासिक गर्व छिपा हुआ है। आज के युग में इन्हें संरक्षित रखना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना
हमारा सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद। अगला जो है महाराष्ट्रियन कल्चर। महाराष्ट्र कल्चर में पहला जो आता है वो गणेश चतुर्थी, बहुत बड़ा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गणपति हमारी प्रथम पूजनीय देवता है, हर साल पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, परंतु सार्वजनिक स्वरूप में महाराष्ट्र में प्रथमतः लोकमान्य टिळक ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी संगठन के लिए शुरू किया था और यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है। अगला है दही हंडी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोपाल काला होता है। उस दिन मटके में दही और छाछ मिलाकर ऊपर बांध दी जाती है। फिर कुछ लड़के मिलकर अपने कंधे पर खड़े होकर 6, 7, 8, 9 स्तर पर खड़े होकर दही हंडी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारी बख्शिशें इन लड़कों को दिया जाता है। उसके बाद है वट पूर्णिमा। बरगद के पेड़ को महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और इस पेड़ को धागा 7 बार घूम के धागा करती है, बांधती है। उसके बाद है नाग पंचमी। ये हमारे सांगली में जो जीवित नाग होता है उसकी पूजा की जाती है। आजकल कोर्ट ने इसे बंदी किया है, तभी भी कुछ घरों में इसकी पूजा की जाती है। अब आखिरी है वारकरी पालखी। ईस्वी सन 11वीं सदी से संत नामदेव ने ये शुरू की थी। सर्वधर्म संभाव का प्रतीक ये वारी देती है। पंढरपुर में विठल या पांडुरंग नाम से जानने वाला जो भगवान है उनकी उपासना की जाती है और उनके दर्शन के लिए 250 किलोमीटर पैदल लोग चलते हैं। और आज हम वही वारी आपको दिखाने वाले हैं, तो देखते हैं हमारी वारी।
सगळ्यांचे डान्स